हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट की समरी देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में, और अब बारी है इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन की। इस चैप्टर के कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको हमेशा ही याद रखनी है। तो बच्चों, चैप्टर समरी हम देखेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को चैप्टर का जो कह सकते हैं क्विक रिवीजन है, उस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। बेटा जी देखिए, इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बच्चों, जो सबसे पहली घटना है वो है बेटा जी प्रकाश के परावर्तन की। सबसे फर्स्ट घटना क्या है बेटा? ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का बेटा परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों, जो ये प्रकाश का परावर्तन है, इसके 2 नियम होते हैं। बच्चों, पहला नियम क्या है? तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे नियम की, तो बच्चों दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। इसका स्पेशल केस क्या है? इसका स्पेशल केस ये है कि अगर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होगी, अगर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो क्या होगा? वो उसी रास्ते में बेटा जी वापस लौट जाएगी, और इस केस में क्या होगा? आपतन और परावर्तन कोण दोनों ही 0 डिग्री होंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा बेटा जी। अगर मैं परावर्तन के अंदर बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण, है ना। तो बच्चों, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दर्पण। बच्चों, दर्पण में हमने 3 प्रकार के दर्पण देखे थे। पहला समतल देखा था, दूसरा उत्तल देखा और अवतल देखा, ठीक है। बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हमने देखा था, आसान था। बच्चों, समतल दर्पण बेटा जी क्या हुआ? प्रकाश किरण गई, कुछ इस प्रकार से 2 प्रकाश किरणें जाती हैं, और बेटा जी हम लोग क्या देखते हैं कि इन प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे की ओर कहीं मिलाएं तो क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा था समतल दर्पण से हमेशा ही वस्तु के बराबर आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जितनी दूर दर्पण के सामने वस्तु रखी होगी, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा होगा, है ना बच्चों। ये भी हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि इसमें क्या होगा? लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है, जिसको हमने देखा था पार्श्वक्रम व्युत्क्रम देखा था ना, पार्श्व व्युत्क्रमण देखा था। बच्चों, अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, बच्चों अवतल दर्पण के लिए हमने देखा कि ये अंदर की ओर कैसा होता है बच्चों? अंदर की ओर दबा हुआ होता है, यानी कि इसमें परावर्तन इसके अंदर की ओर के भाग से होगा। अंदर जो हमारा भाग है, जो दबा हुआ हिस्सा है, उससे परावर्तन हो रहा होगा। अवतल दर्पण में बेटा प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां थी। 6 स्थितियां बच्चों, 6 की 6 बेटा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु को अनंत पर रखा गया था। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा था, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था, वास्तविक उल्टा बना था, और बच्चों बिंदु आकार का बना था।
बना था कि नहीं बना था? आपको याद होना चाहिए, मुझे तो याद है। बेटा सेकंड स्थिति क्या थी? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था। तो दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा था, के बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना था? इस स्थिति में प्रतिबिंब बना था F व C के बीच बना था। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। इसमें भी वास्तविक और उल्टा बना था। बच्चों तीसरी स्थिति क्या थी? तीसरी स्थिति मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु को तुम वक्रता केंद्र पर ही रख दो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। वस्तु के बराबर ही बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर ही बनेगा, है ना। और बच्चों जो है क्या बोलते हैं कि वास्तविक उल्टा इसमें ही बनेगा। बच्चों चौथी स्थिति क्या थी? चौथी स्थिति थी कि अगर वस्तु को F व C के बीच रखें, F व C के बीच रखें। अगर वस्तु को तुम F और C के बीच रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? याद करो, मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था कि जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, प्रतिबिंब F और C के बीच प्राप्त हुआ। अब जब तुम वस्तु को ही F और C के बीच रख दोगे, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा तुम्हें अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। इसमें क्या होगा? तो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक और उल्टा अभी भी बनेगा। बच्चों पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु को आप फोकस पर रख दो। कहाँ पर रखो? जब वस्तु को फोकस पर रख दो। जब वस्तु F पर रखी हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत पर बनता था। वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता था। वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमें वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पांचवी स्थिति क्या है? ये छठवीं स्थिति क्या है? स्पेशल केस है। जब वस्तु कहाँ रखेंगे? जब वस्तु F व P के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। तो बच्चों ये आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए बच्चों दो ही स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण क्या है कि जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। बेटा उत्तल दर्पण के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें के लिए प्रतिबिंब के निर्माण की दो ही स्थितियां हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु अगर अनंत पर रखी होगी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा क्या था? तुम वस्तु को P और अनंत के बीच कहीं पर भी रख दो, इसका प्रतिबिंब हमेशा ही कहाँ बन रहा था? हमेशा ही P और F के बीच बन रहा था। इस बात को भी बेटा हमने देख लिया था, ठीक है। अब बच्चों अपना परावर्तन यहीं पर ही खत्म हो गया था। हमें परावर्तन के अंदर इतना ही पढ़ना है। हाँ, अगर मैं बात करूं और फॉर्मूलेस की दर्पण के लिए तो बच्चों पहला फॉर्मूला आता है आवर्धन का। तो बच्चों दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। और बच्चों क्या फॉर्मूला है? माइनस का V/U। अगर हम दूरियां लेते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है बच्चों। और बेटा जी फॉर्मूला क्या है? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ये है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। V क्या है?
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी है। याद रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है ना बेटा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चों हमने दर्पण को खत्म कर दिया, इतनी ही बातें आपको दर्पण में याद रखनी है। अगर मैं बात करूं लेंस की, ठीक है, तो बच्चों बेटा लेंस से पहले अपने को मिलता है अपवर्तन, है ना। अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। ये घटना कहलाती है अपवर्तन। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है अपवर्तन का, आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बेटा। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा हमने देखा था कि किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर क्या होगा, एक नियतांक के बराबर होगा। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं स्नेल का नियम कहते हैं बच्चों। और हमने क्या देखा था बेटा, हमने और देखा अपवर्तन का स्पेशल केस कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आएगी तो अभिलंब की ओर आने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल सीधा बिना विचलित हुए निकल जाएगी, यानी कि इस केस में भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। बेटा जी इसके बाद हमने पढ़ा था अपवर्तनांक। बच्चों अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बताता है। अब बेटा जी इसके लिए फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, एक तो स्नेल लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपवर्तन को ज्ञात करने में, अपवर्तनांक को ज्ञात करने में, जब हमें माध्यमों के कोण माध्यम में बेटा कोण पता होंगे, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, और जब हमसे अगर अपवर्तनांक पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। बच्चों एक फॉर्मूला होता है n बराबर c बटे v होता है, ये तब लगाते हैं जब हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो। बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो और हमें निर्वात में प्रकाश की चाल दी हो। c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बेटा इसको हमने कैसे बताया था लिखने का तरीका, जिसके n जिसका। बेटा सारे वीडियोस जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, जिसके n जिसका, जिसके सापेक्ष लिखना होगा उसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उसको लिखेंगे सेकेंड नंबर पे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बच्चों अपने को मिलेंगे 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों, जब हमें माध्यमों के अपवर्तनांक पता होंगे तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे n2 बटे n1 वाला। जब हमें बेटा जी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पता होगी तब हम क्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ऐसे क्या करेंगे हम अपवर्तनांक
निकाल लेंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लेंस पर। तो हमारे पास बच्चों लेंस के लिए भी क्या है, 2 लेंस हैं। ठीक है, हमारे पास लेंस के लिए भी 2 लेंस हैं, एक है उत्तल और एक है अवतल। बेटा उत्तल लेंस की जो सारी स्थितियां हैं वो कौन वाली हैं, अवतल दर्पण वाली हैं। अवतल लेंस की जितनी भी स्थितियां हैं सब उत्तल दर्पण वाली हैं। तो स्थितियों को हम वापस से नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं वैसे ही बेटा मैं बता दे रही हूँ। लेंस में बेटा उत्तल लेंस में बेटा जी क्या होगा, जब वस्तु को अनंत पर रखोगे प्रतिबिंब प्रथम फोकस पर बने, यानी बच्चों प्रथम जो है मुख्य फोकस पर बनेगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस जो है वो f2 होता है। और अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा, अवतल लेंस का मुख्य फोकस f1 होता है। यानी जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उत्तल लेंस में बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। अवतल लेंस में कहाँ बनेगा, f1 पर बनेगा। बच्चों दूसरा, जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर भी कहाँ बनेगा, f और c के बीच बनेगा। तीसरा, वस्तु को वक्रता केंद्र 2f1 पर रखोगे प्रतिबिंब 2f2 पर ही प्राप्त होगा। बच्चों चौथा क्या है, जब आप वस्तु को f और c के बीच यानी कि f1 और 2f1 के बीच रखोगे प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, बेटा प्रतिबिंब आपको मिलेगा 2f2 और अनंत के बीच, यानी कि वक्रता और अनंत के बीच बनेगा, आपको मिलेगा प्रतिबिंब। चौथा क्या है, अगर आप वस्तु को f1 पर रखोगे प्रतिबिंब कहाँ पर बच्चों मिलेगा, अगर आप बच्चों वस्तु को रखोगे वक्रता की यानी 2f1 पर रखोगे प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, 2f2 यानी कि वक्रता केंद्र पर ही मिल जाएगा। अगर आप वस्तु को रखते हैं फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, आपको अनंत पर मिलेगा। अगर आप वस्तु को रखते हैं f और p के बीच, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे f1 और o के बीच रखेंगे, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, लेंस के सामने ही मिल जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो बच्चों जो है ये अपनी 6 स्थितियां सेम हैं अवतल दर्पण वाली। बच्चों अगर मैं लेंस के लिए बात करूं तो लेंस के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है यही, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर होता है m बराबर v बटे u होता है। अगर बच्चों मैं बात करूं लेंस सूत्र की, बच्चों लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। बेटा जी और अगर मैं बात करूं आपके जो है लेंस में एक और फॉर्मूला आ जाता है लेंस की क्षमता। तो बच्चों लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ये कब होगा, जब हम फोकस दूरी मीटर में लेंगे। तो बच्चों ये सारे जो है फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी अगली क्लास होगी वो बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास से लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं 5 बजे। ठीक है, तो सारे बच्चे डेली से इन सारी चीज़ों को याद करके आ जाइएगा, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ और हर दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, क्या चिन्ह आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।